जब हम हिंदुस्तानी तहजीब की बात करते हैं तब हम यहाँ की बहुत सारी भाषाओं की बात करते हैं। तब यहाँ हम कहते हैं कि हर दो कोस पर पानी और बानी बदल जाती है और गंगा जमनी तहजीब का जिक्र बार बार होता है। और हिंदुस्तानी तहजीब की इन्हीं खासियतों में हम यहाँ की विरासत की भी बात करते हैं कि हज़ारों साल की जो हमारी संस्कृति है वो कितनी तरह की विविधताएं लिए हुए है और कितने तरह के लोग यहाँ मिलजुल कर उन्हें हिंदुस्तान का निर्माण किया है। आवाज़ द वॉइस के इस खास पेशकश में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से, नाम न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन शास्त्री है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिटायर हुए हैं और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरपर्सन हैं अभी। लेकिन ये इनकी शख्सियत का सिर्फ एक पहलू है। संस्कृत के जाने माने विद्वान हैं और संस्कृत को लेकर के जिस तरह से पक्षधरता और बड़े जिम्मेदारी से, बड़े उत्तरदायित्व के साथ और जोर देकर अपनी बात कहते हैं, हम उस नज़रिए से इस बातचीत को आगे बढ़ाने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में और आवाज़ द वॉइस पर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में भी है और हमारे दर्शकों के मन में भी आएगा कि जस्टिस शबीहुल हसनैन तो ठीक है, शास्त्री कैसे नाम में जुड़ गया? ये प्रश्न मुझसे आज पहली बार आप नहीं कर रहे हैं। ये जहाँ भी मैं जाता हूँ सबसे पहला प्रश्न होता ही है। और अब किसी भी जो कमेंटेटर होता है, जो इंटरव्यू लेता है, उसके पहले प्रश्न के रूप में मैं इसको एक्सपेक्ट भी करता रहता हूँ कि ये सवाल आने वाला है। और मुझे इसको बताने में बड़ा अच्छा भी लगता है। मैं जब जज हुआ, ये 2008 की बात है, तो उसके बाद हम लोगों को एक LTC मिलती है जिसमें हम देश भर का कोई किसी स्थान का भ्रमण कर सकते हैं साल में एक बार। तो मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ विवेकानंद रॉक पे, जो कन्याकुमारी से के आगे समुद्र में स्थित है और विश्व विख्यात है। वहाँ पर जाकर मैं नीचे जो बिल्डिंग है उसके नीचे एक ध्यान का कमरा है। विवेकानंद से मैं बहुत प्रभावित हूँ, था भी और आज भी हूँ। मेरे विचार से भारत में श्रेष्ठ विचारकों में अगर पूछा जाए तो मैं उनको प्रथम स्थान पर रखता हूँ। मैं नीचे बैठा हुआ था और ध्यान में था। अचानक मुझे एक अनुभूति हुई और मैंने याद किया कि जब विश्व धर्म सम्मेलन में वो गए थे, शिकागो गए थे जी। तो वहाँ पर लगभग 7,000 लोग थे जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे जी। और वो बहुत ही उत्सुकता से, जिज्ञासा से इनकी ओर देख रहे थे कि विवेकानंद ये गेरुआ वस्त्र पहने हुए, पगड़ी बांधे हुए, ये कौन व्यक्ति है जो यहाँ पर आ गया है और वो क्या कहेगा। और जैसे ही स्वामी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया ऑफ अमेरिका, तो हिस्ट्री बताती है कि 7,000 व्यक्ति एक साथ खड़े हो गए उनके सम्मान में। एंड दिस वाज अ मिरेकल। और उसके बाद से स्वामी जी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और भारत की संस्कृति को और भारत के इतिहास को और भारत की विरासत को अमेरिका में जिस तरीके से उन्होंने रखा कि अमेरिकन्स उनको वापस नहीं आने दे रहे थे और बहुत से पत्र यहाँ से लिखे गए, वो पत्र सब संग्रह में हैं। और स्वामी जी ने लिखा कि मेरे देश से ज़्यादा इस देश को स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मेरा धर्म इन लोगों के प्रति भी है। और वो काफ़ी बाद में भारत वापस लौट के आए। तो मैंने एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया जी कि स्वामी जी को अगर अंग्रेज़ी ना आती होती तो क्या इतनी बड़ी विक्ट्री वो कर पाते वहाँ पर? भारत को समझने के लिए ही अमेरिका में केवल विवेकानंद काफ़ी हैं, लेकिन ये विवेकानंद अपने आप को वहाँ पर ग्राह्य बनाने के लिए या अपने को सुने जाने के लिए क्या वो कर पाते अगर उनको केवल संस्कृत आती होती तो?
लेकिन उन्होंने 3 शब्दों का जो सहारा लिया और जो उनकी प्रतिभा थी और उनकी इधर अद्भुत वाणी थी, उसको एक्सप्रेशन के लिए मुझे लगा कि अभिव्यक्ति का माध्यम होना आवश्यक है जी। और तभी मुझे लगा अपने प्रति कि मैं भारत का रहने वाला हूँ और मैं अंग्रेज़ी जानता हूँ लेकिन मैं संस्कृत नहीं जानता जी। तो मुझे लगा कि जैसे या तो स्वामी जी मुझे ज्ञान दे रहे हैं या माँ सरस्वती का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ी कमी है मेरे अंदर। और मैं उर्दू जानता हूँ, अंग्रेज़ी भी पढ़ता लिखता हूँ, हिंदी पर मुझे बहुत अच्छा रहा है, मेरा अधिकार है जी। रहा है। अधिकार शब्द थोड़ा सा अपने मुंह से कहते अच्छा नहीं लगता ये हम कह सकते हैं, लेकिन हिंदी भी बहुत प्रिय रही है जी। और इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में मेरे बहुत अच्छे अंक रहे, मेरे फर्स्ट क्लास मुझे हिंदी में मिला, लिटरेचर में। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं संस्कृत जान जाऊं तो भारत की जितनी भी जो भी थाती है, जितना भी ज्ञान है, वो सबके दरवाजे मेरे ऊपर खुल जाएंगे जी। और जब वो खुल जाएंगे तो मैं एक सेतु का कार्य कर पाऊंगा। जो स्वामी जी ने वहाँ किया मैं शायद भारत में कर पाऊँ और भारत के ही जो उपनिषद हैं, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे कालिदास का जो इतिहास, कालिदास की जो रचनाएं हैं या बाणभट्ट हैं या कादम्बरी है, मैं पढ़ सकता हूँ, वो सब मेरे देशवासियों के लिए भी खुल जाएगा। ये बहुत ही दुख की बात है। मैं कभी कभी कहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे, कि मुझे बहुत ही ग्लानि होती है कि हम भारतीय होते हुए भी भारत की वो भाषा नहीं जानते जिसकी कुंजी में पूरे भारत का इतिहास, गौरव, ज्ञान सब कुछ बटा हुआ, पूरी संपदा रखी हुई है और हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते। अच्छा, मैं एक सवाल इसी से, चूंकि अगली कड़ी का सवाल है ये कि आप ऐसे कहना नहीं चाहिए हम सब भारतीय हैं, लेकिन एक मुस्लिम होकर के संस्कृत सीखने में आपने जब शुरू किया तब तो शायद बाधा नहीं आई होगी, लेकिन जो आम कोई बच्चा सीखना चाहेगा, मुस्लिम होकर के संस्कृत सीखना चाहे आज के दौर में ख़ास तौर पर, या हिंदू होकर के उर्दू सीखना या फारसी सीखना चाहे, तो एक बाधा आती है। वो बाधा कैसे दूर भी की जा सकती है? प्रश्न आपका सामयिक है, परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैंने संस्कृत सीखने का प्रयास किया या विचार आया तो मेरे मन में ये विचार बिल्कुल नहीं आया कि मैं मुसलमान हूँ। मुझे लगा कि मैं एक भारतीय हूँ और भारतीय होने के नाते मुझे सारी भाषाओं के साथ साथ संस्कृत की भाषा मेरे अपने उत्थान के लिए, मेरे अपने जीवन के लिए, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत आवश्यक है। हाँ, अवश्य ये बात अवश्य है कि मुझको, मैं उस समय एक जज था और मुझे ये जो जस्टिस शास्त्री की जो आपने उपाधि कही है, ये 3 वर्ष का कोर्स होता है जी। जो अब इस गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली है जो दिल्ली में स्थित है। तो पहले राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान हुआ करते थे, 12 संस्थान थे पूरे इंडिया में। तो लखनऊ की राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से मैंने ये उपाधि प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन अंत में जब मैं तीसरा वर्ष था तब तक ये यूनिवर्सिटी बन गई और मुझे शास्त्री की उपाधि इस यूनिवर्सिटी ने दी है। परंतु ये 3 वर्ष का कोर्स मुझको 8 वर्ष लगे करने में। यहाँ पर ये बात आती है कि मेरे मुस्लिम होने में कितना बाधक ये था, क्योंकि इससे पहले मेरे परिवार में कभी किसी ने संस्कृत की कोई बात नहीं की थी। इसकी शब्दावली भी नहीं मालूम थी, ये कोई भाषा भी है, ये केवल कंपलसरी कोर्स जो 6th, 7th, 8th में हुआ करता था उसके आगे नहीं सीखा था। तो ये एक अचरज की बात थी मेरे परिवार के लिए, मेरे घर वालों के लिए, कि ये क्या कर रहे हैं आप, इस संस्कृत का क्या मतलब है, इसको सीख के क्या होगा। तो मैंने उनको बताया कि इसको सीखने के बाद मुझे रिटायरमेंट के बाद कोई नौकरी नहीं चाहिए। ये स्वांता सुखाय है, ये मेरे अंतरात्मा की आवाज़ है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं संस्कृत सीखूँ तो मैं उन मुस्लिम्स को भी बता सकूँ कि तुमको क्या नहीं मालूम है, और मैं दूसरी तरफ उर्दू भी बता पाऊँ उन लोगों को जो उर्दू नहीं जानते हैं कि तुमको गालिब नहीं मालूम तो तुमने क्या खोया है। तो मैं ये चाहता था और आज भी चाहता हूँ और बड़े विनम्रता के साथ सबसे सारे भारतीयों से कहता हूँ, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे भारतीयों से कहता हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ जी
कि अगर आपने भी संस्कृत नहीं पढ़ी है तो कृपया करके अपने लिए और अपने बच्चों को संस्कृत से अवगत कराइए। ये आपकी संपदा है जी। ये आपको मिलनी चाहिए, ये आपके धरोहर है, ये आपके घर में रखी हुई गड़ी हुई एक ऐसी पूंजी है जिसकी कुंजी नहीं मालूम आपको। गालिब और मीर का दीवान तो देवनागरी में मिल जाता है, नुक्ते के साथ, उर्दू के तलफ़ुज़ के साथ मिल जाता है। जी। संस्कृत का साहित्य उर्दू में कितना है, इस पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे क्योंकि इस पे हमारी ऑफ कैमरा चर्चा हुई है। जी जी। लेकिन संस्कृत और फारसी के साहित्य में कुछ न कुछ तो साझा होगा जी। ये सवाल भी रहेगा। लेकिन मैं आज एक और, चूंकि सामयिक बात हम कर रहे थे, तो एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल का जो इंटेलेक्चुअल तबका है, चाहे वो किसी धर्म मजहब या किसी भी, वो क्या कहता है कि भारत का योगदान तो कुछ रहा ही नहीं है ज्ञान को लेकर के। दूसरी तरफ एक तबका जो कहता नहीं भारत तो जगत गुरु है। दोनों ही हम विचारों को तो संस्कृत साहित्य आपने बिल्कुल खंगाल दिया है। तो भारत विरासत के मामले में कितना कुछ दुनिया को दिया है इसने संस्कृत के हिसाब से, अगर आप कहें तो क्या सिर्फ कर्मकांडों की भाषा है संस्कृत या विज्ञान की? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इसको केवल कर्मकांड की भाषा समझा जाता है, और ये भी दुर्भाग्य की बात है कि इसका जो और साहित्य है वो इतनी सरलता के साथ अंग्रेज़ी में और हिंदी में उपलब्ध नहीं है। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि कालिदास का पहला ट्रांसलेशन हिंदुस्तान के बाहर हुआ, और भी जो और ट्रांसलेशंस हुए वो पहले भारत के बाहर हुए और फिर भारत में उसका हम लोगों ने अनुसरण किया। तो ये बीच में जो अंग्रेज़ों का पीरियड रहा, उनको एक बात मालूम थी कि भारत में राज करने के लिए यहाँ की जो मूल भाषा है, जिसकी भाषा में यहाँ का ज्ञान है और जो यहाँ की परंपराओं को और यहाँ के जो एक जोड़ने वाली भाषा थी, उन्होंने कहा कि इस भाषा को समाप्त करो, इस भाषा से भारत को विरक्त कर दो। तो जब भाषा चली जाएगी तो संस्कृति भी चली जाएगी। बेटे का पिता के ऊपर क्या अधिकार है, पिता का पुत्र पे क्या अधिकार है, ये राम की कथा से पता चलता है। लेकिन राम की ओरिजिनल कथा जब नहीं बता सकेगा कोई संस्कृत में, तो ये रिलेशंस भी टूटेंगे और हम वेस्ट के रिलेशंस लाने लगेंगे, जहाँ पर पिता 16 साल में बेटे से कहेगा अब तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, और वो कहेगा कि हाउ एंड वाई शुड आई गो टू द जंगल इफ़ यू हैव गिवन सम प्रॉमिस टू समवन। तो ये जो हमारी संस्कृति थी, जिसके ऊपर पत्नी अपने पति के पीछे पीछे जंगल चली जाती है राजकुमारी होते हुए भी, ये हमारी जो शक्ति थी, जो हमारे कैरेक्टर था, वो हमको सबको जोड़ता था। उसको हटाने के लिए अंग्रेज़ों ने संस्कृत को छिन्न भिन्न कर दिया और हम खुद भी भूल गए। तो ये जो जितना भी हमारा जो शास्त्र हैं और जितने भी उपनिषद हैं या नीति शतक हैं हमारे पास, भर्तृहरि का जी, ऐसे श्लोक हैं जो जीवन का निचोड़ देते हैं आपको। और ये सब देखिए कब है, अंग्रेजी बहुत बाद में आई, अंग्रेज़ों के आने के बाद यहाँ पर आई है जी। 1632 में मैकॉले ने आईपीसी ड्राफ्ट की है, और उसने अपने पिता को एक पत्र भी लिखा था कि मैंने यहाँ की संस्कृति को मिटाने के लिए, ये पत्र आप अगर चाहेंगे तो देखेंगे, अगर याद करेंगे तो ये पार्लियामेंट में एक डिबेट भी हुआ था इसके ऊपर जी, और ये बात बताई गई थी पार्लियामेंट में कि 1832 में जो लेटर था वो शायद वहाँ की लाइब्रेरी में मौजूद भी है। उसने अपने फादर को लिखा था कि यहाँ पर राज करने के लिए मैंने तय किया है कि यहाँ की भाषा को विलुप्त कर दूंगा। और मेरे 1862 में जब आईपीसी कंप्लीट हुई है, फिर उसने एक लेटर लिखा है उसी के समय हो सकता है गलत हो, आगे पीछे एक लेटर लिखा है कि मेरा बोया हुआ पेड़ अब फल देने लगा है और भारतीय अपनी संस्कृति को भूलने लगे हैं। तो ये एक पूरी साजिश थी अंग्रेज़ों की जी, जिसको हम पकड़ नहीं पाए और भूलते चले गए। ये बहुत कम ट्रांसलेशन आपके सामने आ पाया है। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे मन में अचानक आ गया कि जो हमारे संस्कृत साहित्य का या वेदों का जो ट्रांसलेशन हुआ है मैक्स मुलर ने किया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसा आप कह रहे हैं कि साजिशन हुआ है या जानबूझकर, तो क्या अनुवाद में भी उन्होंने कुछ किया होगा, कुछ बदमाशी की होगी? मैक्स मुलर के लिए तो हिस्ट्री में है, और मैक्स मुलर ने खुद ही बताया है कि ओरिजिनली उसको हायर किया गया था
वेदों के मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए, मिस ट्रांसलेशन ऐसा गलत किया जाए कि जिससे इंडिया को कन्फ्यूजन हो जाए। और बाद में जब उसने पढ़ा उसको तो वो इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने उस पैसे को वापस कर दिया। अच्छा। और उसने कहा कि मैं सही ट्रांसलेशन करूंगा। टिप्पणियां की हैं उसने, जो टिप्पणी लिखी है वो सत्य पे आधारित है। वो इतना मंत्रमुग्ध था भारत के लिए कि उसने मना कर दिया कि मैं ये नहीं करूंगा। प्रयास तो हुआ था। जी, प्रयास किया गया था। अच्छा, मतलब ठीक है। ये भारतीय यूरोपीय भाषाएं जो हम लोग कहते हैं, या इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस कहते हैं उसको अंग्रेजी में, एक भाषा जो हम फारसी कहते हैं और एक भाषा जो संस्कृत है। आप दोनों के जानकार हैं, तो मैं दोनों में कितनी साम्यता है, कितनी समानता है? देखिए, ऐसा है कि मैं संस्कृत तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन पर्शियन मैं नहीं जानता। उर्दू मैं ज़रूर जानता हूँ। हाँ। लेकिन पर्शियन, जर्मन और संस्कृत, इसमें बताया जाता है जैसा मेरे गुरुओं ने बताया। और तो उनके अनुसार बहुत से शब्द हैं जो जर्मनी में जैसे फादर है, पर्शियन में पदर है, अंग्रेजी में ब्रदर है, हमारे यहाँ भ्राता है। इसी तरह से मदर है, पर्शियन में मादर है, हमारे यहाँ मातृ है। हाँ। इस तरह के बहुत से शब्द हैं। पूरी शब्दावली एक मिलती है जो ये सब आपस में एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। पर्शियन में मैं एक पुस्तक सामने रखे हुए हूँ, ये संस्कृत साहित्य में रहीम। हाँ। अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के पीरियड में थे, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। और न केवल विद्वान थे संस्कृत के, लेकिन इनका ज्योतिष में बहुत अधिकार था। अच्छा। और इन्होंने एक नई बरवै छंद, जो जिसमें बाद में तुलसीदास जी ने बहुत रचना की है। हाँ। बरवै छंद रहीम का दिया हुआ है। अच्छा। और रहीम और तुलसी में बड़ी मित्रता थी, और अक्सर रहीम तुलसीदास ने पत्र भी लिखे हैं जो रिकॉर्ड में हैं, अवेलेबल है। तो रहीम ने संस्कृत में रचनाएं की हैं? रहीम ने संस्कृत में बहुत सी रचनाएं की हैं। ये पुस्तक मेरे सामने रखी है, और खेत कौटुकम करके उनका एक पूरा संग्रह है, जिसमें उन्होंने विचित्र बात की है। उन्होंने एक पंक्ति संस्कृत की है, दूसरी पंक्ति पर्शियन की है। अच्छा। इस प्रकार की भी रचनाएं हैं। हाँ, मैं और उसके अंदर मैं थोड़ा सा ही पढ़ूंगा इस समय। एक मेरे सामने ये एक पद है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें उन्होंने बताया है कि ज्योतिष में जैसे आप पूछते हैं कि मंगल कहाँ पर है और सूर्य कहाँ पर है, चंद्रमा कहाँ पर है, तो उसका क्या असर होगा। अच्छा। तो उनका ये है कि द्वादश भाव स्थित मंगलम फल यदि भवति मिर्रीख खर्च खाने गतश्च स्वजन हृदय भेत्ता कर्कशनार वाचो भी मह खम जुल्फह शाहिदो बेजनह प्राग जठर दहन दर्दयुकर हमेशा परेशान। इसमें आप देखेंगे कि ज्योतिष भी है, हाँ, संस्कृत भी है, और संस्कृत के साथ साथ पर्शियन भी है। हाँ। इसका अर्थ ये है कि मंगल 12वें घर में हो तो जातक पेट के पुराने प्रदाह और दर्द से सदा व्याकुल रहता है। अच्छा। कटु बातें बोलता है जो इतनी तीखी होती हैं कि उसके अपने लोगों के दिल छलनी हो जाते हैं। वो मुखबिर भी हो सकता है। अच्छा। गवाह हो सकता है। अन्य आचार्यों ने सूचकः साक्षिकः कहा है, पर शाहिदे आदिल नहीं भी हो सकता है। तो आप इस प्रकार देख रहे हैं कि वो बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हम लोग पंडित जी के पास जाते हैं। हाँ। कि हमारा आप लगन निकाल दीजिए, हमारा आप बताइए कि ज्योतिष में कैसे है। तो उन्होंने ऐसी शब्दावली प्रयोग की है संस्कृत में, और भी उनके तमाम साहित्य है पूरा जी। लेकिन वो साहित्य सामने नहीं आ पाया। इसी प्रकार साहित्य में दाराशिकोह का बड़ा भारी स्थान है जी। उन्होंने एक उनकी रचना है मजमुल बहरैन, जिसका ट्रांसलेशन मजमुल बहरैन के वो समुद्र मंथन अच्छा के रूप से है वो। तो उसमें बहुत कुछ है, बहुत बड़ा ट्रांसलेशन है, लेकिन ये सब सामने नहीं आ पाया। और सामने ना आ पाने के कारण ये भ्रांति हो गई कि ये केवल कर्मकांड की भाषा है। और इसलिए जो नई पीढ़ी है
वो ये समझती है कि जब मेरे यहाँ पुत्र का जन्म होगा तो मैं एक पंडित जी को बुलाऊंगा जो कुछ मंत्र पढ़ेंगे, उससे उसकी शुद्धि हो जाएगी। या मेरे पिताजी की मृत्यु होगी तो मैं एक पंडित जी को बुलाऊंगा। हाँ। या मेरे ऊपर कोई कष्ट होगा तो मैं पंडित जी को बुलाऊंगा। ऐसा नहीं है। भारत में की सबसे सशक्त भाषा है। हाँ। संस्कृत बहुत ही सशक्त भाषा है। इसके अंदर बहुत साहित्य है। आप कालिदास को पढ़ें, आप बाणभट्ट को पढ़ें, आप भास को पढ़ें। बहुत पहले इसमें नाटक भी लिखा गया है। हाँ। मृच्छकटिकम 4th सेंचुरी BC का है। अच्छा। मृच्छकटिकम, उसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है जी, जिसमें कि वो उसका ट्रांसलेशन था, हिंदी में है। इसी प्रकार से लोक साहित्य बहुत है, लेकिन लोक साहित्य कभी सामने नहीं आता। हम जब दुख की बात है या विस्मय की बात है कि अब जो साहित्य आ भी रहा है वो भी शास्त्रों पर ही आधारित है। हाँ। जो हम वहाँ पर देखते हैं, या जो अंग्रेजी बुक स्टॉल्स पे देखते हैं, या आप यूनिवर्सल में देखेंगे, या आप एयरपोर्ट पे देखेंगे, तो वो भी सारी कथा धर्म पर आधारित हैं। तो उससे वो विश्वास बढ़ता चला जाता है कि केवल ये धार्मिक भाषा है। देववाणी तो ये है ही, उससे कोई इनकार नहीं है। जी। लेकिन उससे क्या होता है कि जब कोई नया लड़का देखता है तो वो सोचता है कि ये किताब खरीद लूं और जाके अपने दादाजी को दे दूंगा, वो प्रसन्न हो जाएंगे। वो कभी ये नहीं सोचता है कि ये मेरे लिए भी हो सकती है। क्योंकि लोक साहित्य जितना है जी, इस पे प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। और उन्होंने जितनी भी लोक साहित्य है, जिसमें हल चलाने से लेकर मौसम के बारे में और खेती के बारे में, वर्षा के बारे में पूरा साहित्य है कि गरीब किसान कैसे रहता है, गरीब किसान के ऊपर बीतती क्या है। वो एक बड़ा अच्छा अंश है उनका। मैं समय लाया नहीं हूँ जी, जिसमें वो बताते हैं कि जो किसान है वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि हे घर की देवी, बच्चों को किसी तरह से गर्मी के 2-3 महीने तक बहला फुसला कर रखो। फिर वर्षा होगी और लौकी और कोहड़े की बेल आएगी। हाँ। और हमारी छत जो है वो इन फलों से भर जाएगी। उस समय जब हम पेट भरकर बच्चे भोजन करेंगे, हाँ। तो उनके में और राजा के बच्चों में क्या अंतर रह जाएगा। अरे वाह। ये संस्कृत की देन है। हाँ। लेकिन इतनी सुंदर कविता, इतनी करुणामयी कविता ये सामने नहीं है। अब विद्यापति हुए हैं, चूंकि मैं विद्यापति का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे इलाके मिथिला के हैं। जी जी। तो विद्यापति ने लिखा है कि देसिल बैना सबजन मिठा तै तैसन जपे अवहट्ठा। मतलब अवहट्ठ में वो इसलिए लिखे है, अवहट्ठ मैथिली का प्राचीन शायद नाम है। जी जी। तो कि देसिल बैना या जो लोकल स्थानीय भाषा जो है सबको मीठी लगती है, और इसलिए मैं उसमें लिख रहा हूँ। क्या ये भावना, एक तो स्थानीयता की तरफ जोर, लोगों के समझ में आने की बात, क्योंकि बाद में फिर तुलसीदास भी अवधि में इसलिए रामचरितमानस लिखते हैं, क्या ये वजह रही है कि संस्कृत अभिजातियों की, कुलीनों की भाषा बनकर रह गई, और ज्ञान विज्ञान की जो भाषा थी, जिसमें आर्यभट्ट ने भी या भास्कराचार्य ने भी जो लिखा, लीलावती लिखा, या आर्यभट्ट ने जो जीरो का जो आविष्कार किया वो भी संस्कृत में किया, तो क्या हम वो देख करके वहाँ से अभिजातियों की भाषा से हम स्थानीयता की ओर जब आए, तो क्या ये अंतर रहा कि संस्कृत जो है वो कुलीनों की भाषा हो गई और आम लोगों की भाषा प्राकृत पाली होती हुई अब ब्रंश भट्ट की तरफ आए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत ज्ञानवर्धक प्रश्न है आपका। देखिए, समय के साथ और जो सामाजिक वितरण होता है उसका असर तो हर चीज़ पे आता है। संस्कृत के साथ भी कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, और एक ये दुख का विषय है कि जिन लोगों के हाथ में ये रही वो ज्ञानी थे। उन्होंने इसके सोने को और उसकी जो वैल्यू थी उसको पहचाना, और जो उसको अपने पास रखने का प्रयास किया। जैसे हर राजा ने कोशिश की कि राजपाट उसके बेटे को ही मिलता रहे। हर शक्तिशाली व्यक्ति ने कोशिश की कि अगर उसके पास बहुत से खेत हैं तो वो खेत किसी और को बंटने ना पाएं। उसी तरह से भाषा के साथ भी हुआ, संस्कृत के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। लेकिन अगर हम ये देखते हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि
पीछे मुड़कर अतीत को देखते रहने से भविष्य नहीं बदला करते। हम संस्कृत के प्रति हमसे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ जी, ये अतीत की भाषा बात है, और इसके ऊपर हम बहुत देर तक सोचते रहें तो इससे हमें कोई लाभ नहीं होता। हमको ये देखना है कि आज हम इस संस्कृत को कैसे जगा सकते हैं और कैसे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो अतीत था वो अगर गौरवमयी था और हमको आज भी लगता है कि ये हमारी सोसाइटी को असलियत दे सकता है, क्योंकि देखिए हमारा जो डीएनए है जी, वो नहीं बदला है। हाँ, हमको आज भी घर जाके अच्छे से अच्छे लोग भी होते हैं जो परिवार के, वो कुर्ता पैजामा घर में जाके पहन लेते हैं, तो आनंद उसी में आता है शायद। आनंद उसी में आता है जी। तो वो हमारे डीएनए में है। इसलिए हमको संस्कृत के करीब होना चाहिए और हमें जानना चाहिए कि हमारे यहाँ का जो भी अतीत था उसने हमें क्या समझाया है। और उसमें हमेशा एक श्लोक बहुत ही साधारण सा है और हर जगह प्रयोग में लाया जाता है, वसुधैव कुटुम्बकम की सब लोग बात करते हैं जी। लेकिन पूरा श्लोक उसका ये है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। जी, जो छोटे मानसिकता वाले लोग हैं वो हमेशा यही जोड़ते रहते हैं, यही गणना करते रहते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। लेकिन जो बड़े लोग, जो बड़े उदात्त विचार के लोग हैं, यानी जो भारतीय हैं, जिनके विचार बड़े रहे हैं, उन्होंने हमेशा ये माना है कि ये पूरा संसार हमारा है। और जो हमारे यहाँ का जो शास्त्र है, जो अद्वैत की बात करता है, जो एक ईश्वर की बात करता है, वो इसके अलावा और कह भी क्या सकता है। जब वो ये कह रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और सब ब्रह्म के अंश हैं, तो सारा संसार तो हमारा होना ही है। जो दूसरे ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से कहीं और पैदा हो गया, वो किसी और ईश्वर की औलाद तो नहीं हो सकता। तो हम भारतीयता में इसके अंश पाते हैं। आवाज़ द वॉइस में ना हम लोग सामासिक संस्कृति की, गंगा जमुनी तहजीब की और जो समावेशी भारत की बात करते हैं कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो आपने चूंकि ब्रह्म की बात की तो एक मन में मेरे सवाल आया है कि उपनिषदों में, चूंकि आपने पढ़ा है, तो उपनिषदों में जिस ब्रह्म की कल्पना की गई है या जिसका जिक्र किया गया है, उल्लेख है, और जो इस्लाम में अल्लाह को सर्वशक्तिमान बताया गया है, क्या दोनों में समानता है? कहीं पर किसी बिंदु पर मिलते हैं कि नहीं? विचार मोटे तौर पे अलग अलग भाषाओं में कही गई एक ही बात है। देखिए, ये एक ऐसा विषय है कि इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि जहाँ भी कोई बात धर्म की आ जाती है जी, तो वो फिर जो लोग धार्मिक ज्ञानी हैं या जो लोग उस पर अथॉरिटी रखते हैं वही बात करें तो अच्छा है। हाँ। लेकिन मैं ये केवल कहना चाहता हूँ कि मैं भाषा पे ही वापस आता हूँ जी, और मेरा एक बहुत ही विनम्र निवेदन है सबसे कि भाषा को भाषा रहने दें, भाषा को धर्म से ना जोड़ें। भाषा का जो ह्रास हुआ है वो इसलिए भी हुआ है कि हम ये मानने लगे कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, संस्कृत हिंदुओं की भाषा है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। अब अगर हम ये मान लें कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है और संस्कृत हिंदुओं की भाषा है, तो अंग्रेज़ी किसकी भाषा है? आज पूरे विश्व में या हमारे भारत में भी आधे से ज़्यादा काम अंग्रेज़ी में हो रहा है। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इवन संस्कृत यूनिवर्सिटी के पत्र भी इंग्लिश में जाते हैं और यूजीसी में भी कार्य जो है वो इंग्लिश में होता है। यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में भी कार्य अंग्रेज़ी में होता है। तो वो किसकी भाषा है? वहाँ तो वीसी हिंदू भी हो सकता है, कभी मुसलमान भी हो सकता है। तो अंग्रेज़ी सार्वभौमिक भाषा हो गई। एक बात मैं यहाँ पे हमेशा कहता हूँ कि अंग्रेज़ बहुत चतुर था। उसने अपनी भाषा को कभी अंग्रेज़ों की भाषा नहीं बनाई। उसने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट रखा, सी फॉर कैट रखा। उसने कभी नहीं कहा कि अंग्रेज़ी पढ़ने से पहले तुमको होली मैरी के नाम की कसम खानी पड़ेगी, लेकिन उर्दू पढ़ने वालों को हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहो, तुरंत वो भाषा धर्म से जुड़ जाती है जी। तो ये जो जाने अनजाने हमसे ये त्रुटि हुई है, कोई जान के नहीं हुई, लेकिन ये सामाजिक जो मानसिकता थी उसके कारण हो गया। लेकिन हम
मेरा ये बहुत ही विनम्र निवेदन है कि भाषा को हम केवल भाषा के रूप में रखें। देखिए, अंग्रेज़ों ने आपको अंग्रेज़ी पढ़ा दी जैक एंड जिल से, आप उसके बाद शेक्सपियर पढ़ने लगे, आप उसके बाद ब्लेक पढ़ने लगे, आप लिटरेचर तो वहीं से लेके आएंगे। आप संस्कृत पढ़ा दीजिए, उसके बाद पुराण तो वो पढ़ेगा ही, भगवत गीता के अलावा और कहाँ जाएंगे? आपको मिलेगा तो सब कुछ साहित्य वहीं से, आपको लालित्य मिलेगा तो कालिदास में मिलेगा, आपको जो कुछ भी हमारा साहित्य है पुराना, अगर कालिदास पढ़ेंगे तो जो पत्नी के कर्तव्य हैं, जो कण्व ऋषि ने शकुंतला से कहा जाते समय, वही तो हमारी थाती है। हम उसी प्रकार की पत्नी और उसी प्रकार की बहू तो चाहते हैं आज भी। जो हमारे एडवर्टीजमेंट होते हैं उसमें लिखा रहता है कुलीन, लड़की चाहिए कुलीन। कुलीन का शब्द कहाँ से आता है? अभिज्ञान शाकुंतलम से आता है। हम कुलीन तो लिख देते हैं लेकिन हमको स्रोत नहीं मालूम। तो भारत की भाषाएं और उनके जो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जो छोटे छोटे श्लोक हैं उनका प्रयोग हमें घर में करना चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने एक जगह और भी कहा था कि बहुत छोटे श्लोक हैं जो जिसके लिए संस्कृत जानने की बहुत गहरी आवश्यकता नहीं है। जैसे काका कृष्णा, पिका कृष्णा। कृष्णा मतलब काला, ये सब जानते हैं। कौवा काला होता है, पिका मतलब कोयल, कोयल भी काली होती है। को भेदो पिक काकयो, कोयल और कौवे का भेद हम कैसे बता पाएं? वसंत समय प्राप्ते, जैसे ही वसंत समय आता है दोनों बोलते हैं और पता चल जाता है कि ये कोयल है और ये कौवा है। अब कितना सिंपल है, कितना सादा है, लेकिन हम ये बच्चों को जैक एंड जिल तो सिखाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाते हैं, रटा देते हैं, और जैसे ही कोई आता है उससे कहते हैं बेटा जैक एंड जिल सुनाओ। हम ये काका काका पिका पिका नहीं सिखाते। तो ये त्रुटि हमारे पार्ट पे है, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। से कोई संबंध नहीं है जी। ये मैं ये सवाल असल में पूछना चाहता था और इन्होंने जवाब पहले दे दिया था। मेरा सवाल यही था कि नैतिक ज्ञान जो है उसको इस पीढ़ी को जो रील्स में उलझी है, जो 3 सेकंड का अटेंशन स्पैन देती है किसी वीडियो को लेकर के, और जिसके लिए नैतिकता, जिसके बारे में न्यायमूर्ति हसनैन साहब ने पहले भी बात की, उसको संस्कृत के या ऐसे जो हमारे श्लोक हैं उनके ज़रिए हम अपनी परंपराओं से, अपनी जड़ों से जोड़ सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शायद नहीं, बहुत छोटे से श्लोक कुछ है मेरे पास। जी प्लीज़ आप बताइए हमें। जो कि मैं चाहता हूं कि ये रोज़मर्रा इस्तेमाल हो सकते हैं। सुखार्थना कुतो विद्या, जो सुख चाहता है उसको विद्या कैसे मिलेगी? विद्यार्थिना कुता सुखम, जो विद्यार्थी है उसके भाग्य में सुख नहीं हो सकता। ये रोजाना की बात है। हम सब बच्चों को मार पीट के कहते हैं इफ यू डोंट वर्क यू विल नेवर सक्सीड, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं सुखार्थना कुतो विद्या। अगर हम ये कहें तो उसको श्लोक भी मालूम होगा और संस्कृत की थाती भी उसके पास रहेगी। ये छोटे छोटे श्लोक हैं, ये बहुत प्रयोग होता ही रहता है। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, देवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य तो देवताओं को भी नहीं मालूम है, मनुष्य क्या बता सकता है। तो इसमें देखें आप, नीति भी है, भारतीयता भी है, और हम इस प्रकार से संस्कृत को बढ़ा भी सकते हैं। मैंने एक सुझाव भी दिया था पहले और मैं आज भी कहता हूँ इसको कि हमें चाहिए कि हम आर्चीज़ में जैसे आप जाके देखें तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इंटेलिजेंटली उन्होंने पहले तो वो कार्ड मिला करते थे आपको वहाँ पर, हैप्पी बर्थडे। अब उसमें उन्होंने कहा हैप्पी बर्थडे ब्रदर। फिर दूसरा कार्ड आ गया हैप्पी बर्थडे से सिस्टर, हैप्पी बर्थडे फादर, फादर इन लॉ। अब उन्होंने सारे कार्ड में छोटे छोटे संदेश अंग्रेजी में रखे और 150 रुपये 200 रुपये में उसको बेचते हैं। वो लोग जिनके पास अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है उनको भी वो आकर्षक लगता है। और आप देखिए कि कितने बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं आजकल, हर चीज़ में तमाम तरह का आई लव यू, आई लाइक यू, मे यू सक्सीड इन द एग्ज़ाम, गेट वेल सून, तमाम तरह के कार्ड आपके पास पहुंचते रहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, ये छोटे छोटे कार्ड हैं। हम इस तरह के छोटे छोटे संदेश संस्कृत में बनाकर और अगर उसको सब्सिडाइज करके आर्चीज़ पे ही रखें, नीचे ट्रांसलेशन हो एक लाइन का, पिता पुत्र को कह रहा है कि बेटा तुम
सफलतापूर्वक इम्तिहान दो, और उसको यही कार्ड उसको 20 रुपए में मिल सकता है जिसके लिए वो 250 रुपये खर्च कर रहा है, उसको हम थोड़ा सा पैकेजिंग कर दें तो हम संस्कृत को धीरे धीरे पढ़ा सकते हैं। व्हेन इट विल कैच द फैंसी ऑफ द यंगस्टर्स, तब संस्कृत बढ़ेगी। अगर हम केवल उसको मृत्यु की और शादी ब्याह में ही बुलाएंगे पंडित जी को, और वो जो मंत्र पढ़ेंगे उस पर न उनका ध्यान होगा, न पंडित जी उसका अर्थ बताएंगे, तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं पहला निवेदन यह है कि धर्म से उसको न जोड़ें, और छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करें। अन्यथा क्या होता है कि आदमी जब संस्कृत पढ़ना भी चाहता है तो वो रूप रटने से बहुत डरता है और उसको वो याद आ जाता है कि बचपन में मुझे भी संस्कृत पढ़ने पे रूप रटने के लिए बहुत पिटाई हुई थी। और संस्कृत सीखना मैंने 54 ईयर्स में शुरू किया है। 54 साल में मुझे ये ज्ञान हुआ कि मुझे संस्कृत पढ़नी चाहिए, फिर भी रूप रटने में कष्ट हो रहा था, तो इस तरह के शब्दों से शुरुआत की। तो मेरा ये निवेदन है कि संस्कृत को हमको किसी भी प्रकार से वापस लाना है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, हालांकि वो बड़ा वृहत विषय है और किसी और दिन अगर आप बताएंगे तो मैं उसके ऊपर पूरा रिसर्च करके बताऊँगा। हमारा जितना जो लीगल सिस्टम है, जैसे इंडियन पेनल कोड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ईजमेंट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, CRPC है, CPC है, ये सारे एक्ट 1857 के बाद आए हैं। यानी जब क्राउन ने टेक ओवर कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वहाँ की पार्लियामेंट यहाँ के लिए लेजिस्लेट करने लगी। तो मुझे ये ऐसा प्रतीत होता था, और मेरे साथ मेरे शायद दर्शकों में कुछ लोग होंगे, कुछ नहीं ज़्यादातर लोग होंगे जो मुझसे ज़्यादा ज्ञानी होंगे लॉ के, और मैं बहुत ही इस बात को बहुत पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखते हुए बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। और स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, हम लोग एक चीज़ कहते हैं कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं ये पूरी हाई कोर्ट के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ या पूरी लीगल फ्रेटर्निटी की ओर से नहीं कह रहा हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से प्रोविजंस जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं, IPC के हैं, उसका स्रोत मुझे अपने यहाँ की स्मृतियों में मिलता है। अच्छा। और मेरे पास एक पूरा मैंने अध्ययन भी किया है, जिसमें बहुत से श्लोक याज्ञवल्क्य स्मृति से हैं, मनुस्मृति से हैं, और उसमें जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आज मैं लेके नहीं आया हूँ, लेकिन आप कभी बताएंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ऐसे लगभग 100 श्लोक निकाले हैं, जिसमें कि पूरा ज्ञान संस्कृत में है कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, पागल नहीं कर सकता, जो बालावस्था में है माइनर नहीं कर सकता, इंटॉक्सिकेटेड है वो नहीं कर सकता। ये सब हमारे यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब मैं पढ़ता हूँ या कोई और भी एक्ट पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने कहीं पहले पढ़ा है। तो एक दिन मुझे विचार आया कि ये स्मृतियों में मैंने देखा है। मैंने इसके ऊपर अध्ययन किया, तो बहुत से ऐसे चीज़ें मिलती हैं। तो जो मुझे समस्या हो रही थी वो ये कि ये स्मृतियां हैं बहुत साल पहले की, हज़ारों साल पहले की हैं, और ये एक्ट आया है 1857 में। तो ये संभव कैसे है कि अंग्रेजी में वो विचार आ गए हों जो संस्कृत की स्मृतियों में हैं, क्योंकि वो भाषा संस्कृत की थी। तो मैंने जब अध्ययन किया तो मुझे एक चीज़ मिली है जो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ 2 मिनट में। 1773 में जब यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, उसी समय में विलियम जोन्स भी आए थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बाद में सुप्रीम कोर्ट में जज हुए। यहाँ पर अंग्रेजों ने उनको जज बनाया था। उनको उनको भाषाओं का ज्ञान होना, मतलब उनका लिए बहुत, ही वॉज मैड अबाउट। उन्होंने शायद हिमालय का दौरा भी किया था, लंबा मैं नहीं जान सकता हूँ, उन्होंने किया होगा। लेकिन जब वो यहाँ आए थे तो हिस्ट्री में है कि वो 16 लैंग्वेजेस जानते थे। अच्छा। और यहाँ आने के बाद उन्होंने संस्कृत सीखी, हालांकि ये उसको मुश्किल हुई, लोग सिखाने को तैयार नहीं थे, तो लेकिन उन्होंने संस्कृत सीखी। और हेस्टिंग्स के कहने पर उन दोनों लोगों ने मिल के एक 1773 में 11 पंडितों को इकट्ठा किया, और हेस्टिंग्स के निर्देशानुसार
एक संग्रह फरवरी 1775 में तैयार किया गया, जिसका शीर्षक था विवाद अर्णव सेतु, और बाद में विवाद अर्णव भंजन तैयार हुआ। इन पंडितों के मध्य एक रूपता लाने के लिए किया गया था, ताकि जो वहाँ के जो लोकल पंडित थे, जिनकी मदद से उस समय के सामाजिक न्याय में लोग लगे हुए थे अंग्रेज, तो वो इससे इंटरप्रिटेशन कर सकें। बाद में ये सब इन्होंने एक ऑर्डिनेंस ऑफ पंडित्स कहा, और इसको कार्ड कहा कि कोड ऑफ जेंटू लॉ, इसी को। अच्छा। और इसका फिर बाद में ट्रांसलेशन ये हुआ है, रूपांतर हुआ एच.बी. हॉलहेड ने किया था। ये 1776 में प्रकाशित हुआ और 1777 में पुनः प्रकाशित हुआ, 1781 में पुनः प्रकाशित हुआ। फिर फ्रांसीसी अविनाद भाषा में इसका रूपांतर हुआ, रॉबिनेट ने किया, और जर्मन भाषा में रैप्से ने किया। कहने का अर्थ ये है कि 1780 तक लगभग सारा संस्कृत का ज्ञान अंग्रेज़ों के पास मौजूद था, विधि के रूप में। और इसका उसका प्रयोग अगर उन्होंने यहाँ के एक्ट्स बनाने में किया हो तो आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे पास इस समय इतना मटेरियल नहीं है कि ये इसका जो भी मैटर है वो इंग्लैंड में अवेलेबल है। मैंने उनको अप्रोच भी किया था, तो वहाँ पर पता चला कि एक पेज का अबाउट 100 पाउंड्स उसका देखने का वो मांग रहे थे। तो मेरे पास इतना महंगा था तो मैं कर नहीं पाया। लेकिन भविष्य में शायद मैं इसको स्थापित कर पाऊँ कि हमारी ही थाती थी, जो हमारा ही यहाँ का जो ज्ञान था, उसको रीपैकेज करके अंग्रेजों ने अपना माल बनाकर हमारे ही घर के सामने, जैसे वो हमारे दार्जिलिंग चाय को ले जाते थे, जैसे उन्होंने योग को योगा बना दिया और लंदन टी बना के पेश किया, लंदन टी पे बना। इसी तरह से स्मृति का ज्ञान हमारे सामने एक्ट के रूप में आया। न्याय व्यवस्था में संस्कृत और किस तरह से वो अंग्रेज़ों के जरिए वापस हमारे पास आया है, हम इस पर एक अलग से पूरा कार्यक्रम न्यायमूर्ति शबीहुल साहब के पास आप करेंगे जी। और लेकिन एक और हम इनको छोड़ेंगे नहीं, और हम एक और पूरा एपिसोड करेंगे अब्दुल रहीम खाना के संस्कृत की जो रचनाएं हैं उन पर। तो ये आपका वादा आपको करना होगा ऑन कैमरा। मैं चाहूँगा संस्कृत के लिए कभी भी उसके प्रचार प्रसार के लिए मैं सतत प्रयासरत भी रहता हूँ, और ये आपका अधिकार है। ये आपका अधिकार है। मुझे बड़ा आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, और आपके जो भी यहाँ के एडिटर वगैरह है, जो लोग भी हैं आपके, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि आपने मुझे बुलाया, उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन बधाई देना चाहता हूँ कि आपको भी शायद ईश्वर की अनुकंपा है आपके ऊपर, कि आप पहचान पा रहे हैं कि आपकी खोई हुई जो विरासत है वो आप तक पहुंचने वाली है। और ऐसा होगा तो मैं समझता हूं कि ये ईश्वर का आपके ऊपर आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद जो है वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों तक भी पहुंचाएं, जो हमारी विरासत है, जो कई हज़ार सालों का जो जमा किया हुआ ज्ञान है, जो सिर्फ कर्मकांडों की भाषा नहीं, जैसा जस्टिस हसनैन बार बार कहते हैं कि हमारी जो थाती है, हमारी जो विरासत है, वो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। वो संस्कृत का ज्ञान सभी धर्मों से परे होकर के सभी भारतीयों को जानना है, और सिर्फ संस्कृत ही नहीं, जो उर्दू और फ़ारसी नहीं जानने वाले लोग हैं उनको उर्दू और फ़ारसी भी सीखनी है। ये भी वादा उन्होंने हम लोगों से लिया है, और मैं सीखने वाला हूँ, आप भी सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यायमूर्ति हसनैन। और आपके साथ जैसा आपने वादा किया है, हम 2 और एपिसोड करेंगे अलग अलग विषयों पर, और आप बुलाएंगे मैं अवश्य उपस्थित होऊंगा यहाँ पर। मेरा अहोभाग्य होगा मैं अगर ऐसा कर सकूँगा। तो इस कार्यक्रम में आज इतना ही। फिर मिलते हैं विशेष बातचीत में ज्ञानी और विद्वान लोगों के साथ। नमस्कार।